नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की 10वीं सूची जारी कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारत में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से यूपी के 6 और नामों में से कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। भाजपा ने अब तक 413 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से यूपी के 6 नामों में कौशाम्बी से विनोद सोनकर का नाम फिक्स माना गया है। विनोद सोनकर का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। विनोद लगातार तीसरी बार कौशाम्बी जिले से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद हैं। 2019 में यहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, जो कि एक प्रोफेसर रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, जिसके बाद वो भाजपा में आई और उसके बाद पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्हें इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर सांसद बनाया गया। तो अब रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। यूपी के 6 नामों में कौशाम्बी के विनोद सोनकर का नाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल और पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वो इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता काम कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री एस अहलुवालिया को टिकट दिया गया है। वहीं आसनसोल से पहले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अहलुवालिया को 2019 में दुर्गापुर से चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं 2014 में वे दार्जिलिंग सीट से भी सांसद चुने गए हैं। वहीं सपा के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना, फ्री आटा डाटा, वहीं लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 2025 तक जातिगत जनगणना, 2019 तक सबको न्याय, लड़कियों को फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया है। साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की भी बात कही गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। वहीं मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने और साल में 150 दिन काम का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2022 में भूपति नगर में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताएं कि बम धमाका करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी और ममता दीदी एनआईए के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को बचाना चाहती हैं। पूरा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बंगाल पिछड़ रहा है। संदेश खाली मामले पर अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। आप संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना पर भी राजनीति कर रही हैं। सालों तक अपनी नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब ईडी आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो ईडी पर पथराव हुआ। बंगाल की महिलाएं देख रही हैं कि आप संदेश खाली घटना के आरोपियों के साथ खड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की निगरानी में जांच होगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होनी है। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न का और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। इस मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। आपको बता दें कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार से 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी कराने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई थी। उस समय चिट फंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं मतदाताओं पर कितना असर डालती हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होगी। कैमरामैन अरुण के साथ अंशुमान, लिली न्यूज,